कोई भी क्रिमिनल केस में अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है, फॉर एग्जांपल कोई मर्डर है, चोरी है, डकैती है, किसी ने आंखों नहीं देखा है, तो उस केसेस में जैसे हम सभी जानते हैं कि वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर प्रोसिक्यूशन डिपेंडेंट होता है। अब ये जो जजमेंट है शरद बर्धी चंद सरदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एक गोल्डन रूल फ्रेम किया है कि कैसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को इस्टेब्लिश करना है प्रोसिक्यूशन को, और उसी के बेस पे, उसी के मेरिट के ऊपर, उसके मेरिट के ऊपर बेस करके ही उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। ये गोल्डन रूल का फर्स्ट जो रूल है, द चेन ऑफ एविडेंस इज कंप्लीट, मतलब जितने भी एविडेंसेस है वो सारे कंप्लीट होने पड़ेंगे। अब इसको समझने के लिए आपको एक लिस्ट दिखाते हैं जो कि कोई भी क्रिमिनल केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें कुछ फैक्ट्स या स्टोरीज होते हैं, विटनेस होते हैं, टेस्टिमनी होते हैं विटनेस के, मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह अगर फॉरेंसिक है तो वो है, उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। मैंने इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन लिखा है, बट इट विल बी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अब इसको आपको इसके साथ मैच करके देखना पड़ेगा। फर्स्ट जैसे कहा, चेन ऑफ एविडेंस इज कंप्लीट, मतलब सारे एविडेंस एज पर होना चाहिए। अगर कोई एविडेंस मिसिंग है देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। Circumstances relied upon by prosecution should be conclusive in nature, मतलब जो circumstances है वो conclusive होना चाहिए। उसमें कोई भी circumstance अगर ऐसा है जो conclusive नहीं है, मतलब weak है, कहने का मतलब है कि वो circumstances हो सकता है सही है या गलत है, तो फिर again then there will be an issue। फैक्ट्स एस्टैब्लिश शुड बी कंसिस्टेंट, मतलब जैसे टेस्टिमनी हो गया, मेडिकल रिपोर्ट हो गया, इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट हो गया, तो ये सारे कंक्लूसिव होना पड़ेगा या कंक्लूसिव एंड कंसिस्टेंट। सर्कमस्टेंसेस रिलाइड अपॉन शुड ओनली बी कंसिस्टेंट विद द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। कहने का मतलब है जो सर्कमस्टेंसेस है पूरे इस कहानी में, वो सारे सर्कमस्टेंसेस गिल्ट की तरफ ही इशारा करना चाहिए। अगर उसका कोई ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन आ जाता है देन अगेन देयर विल बी एन इशू। लास्ट, circumstances relied upon should exclude every possible hypothesis except the one to be proved। this means अब जो circumstances पे rely कर रहे हैं वो उसका जो इंटरप्रिटेशन होगा, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो इंटरप्रिटेशन यूनिलैटरल हो, मल्टीवेरिएट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब उसका इंटरप्रिटेशन अगर मल्टीपल होता है देन देयर इज अ प्रॉब्लम। आई विल गिव एन एग्जांपल। कोई एक आदमी बाजार की तरफ जा रहा है सुबह, उसके हाथ में एक बैग है। व्हाट डज दैट इम्प्लाई? इट मीन्स दैट द पर्सन इज गोइंग मे बी शॉपिंग के लिए, मतलब कुछ सब्जी सुबह खरीदने के लिए जा रहा होगा, है ना। एक आदमी सुबह बूट सूट पहन के, ट्रैक सूट पहन के जा रहा है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है? इसका मतलब वो एक्सरसाइज के लिए जा रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सूट बूट पहन के वो सब्जी खरीदने जा सकते। तो जो भी सर्कमस्टेंसेस होगा दैट हैज टू इंडिकेट कि जो गिल्ट है, जो क्राइम है, उसी की तरफ ही उसके इशारा होने पड़ेंगे। और ये जो यूनिफॉर्मिटी का बात मैं कर रहा हूँ, ये अक्रॉस ये सब, जैसे मेडिकल रिपोर्ट सही आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर डीएनए रिपोर्ट है तो वो भी सही आना। इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट होगा उसके साथ ये टेस्टिमनी, फिर जो विटनेस होंगे वो सही होना पड़ेगा। फैक्ट्स जो स्टोरीज है वो सही होना पड़ेगा। अगर पता चले कि स्टोरी में कुछ लग रहा है कि सम सॉर्ट ऑफ इनकॉन्ग्रुइटी इज देयर, मतलब ए के बाद बी नहीं है, उसके बाद सी है, तो and then again there will be a further questions and all that। But anyway, so this gives you a basic idea कि how circumstances evidences are evaluated in the court। if you have still any question, आप comment में ज़रूर लिख सकते हैं। thank you।